Hello friends, welcome to Biomentors classes online. I am Dr. Gitan Singh. The topic for today is genetics. Genetics में अभी तक हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। तो काफी सारी फिनोमिना को हम समझ चुके हैं। फिर हमने कई सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व किए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जेनेटिक्स में पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह करना है कि चूंकि हमें मालूम है कि मेंडल जो है वो कई बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को कर चुके थे। मेंडल ने जो है पता लगाया कि वास्तव में जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं और मेंडल के फैक्टर को आज हम जीन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि मेंडल के समय तक जीन वर्ड जो है वो अस्तित्व में नहीं था, ठीक है। मेंडल के समय तक जो है जीन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। इसीलिए मेंडल को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने फेलो साइंटिस्ट को, अपने साथ वाले और दूसरे जो उनके समकालीन जो साइंटिस्ट थे उनको अपने पेपर्स उन्होंने भेजे, तो वहां उन साइंटिस्ट का अधिकतर का जवाब उनके पास नहीं आया। चलिए हम एक एनालिसिस करते हैं कि व्हाई मेंडल गेट फेल्ड, मेंडल क्यों फेल हो गए अपने जीवन काल में। और मैं कहता हूं कि मेंडल दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण खोज की कि जेनेटिक्स को हम बगैर मेंडल के कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर 1 में भी बताया था आपको कि मेंडल अपने जीवन काल में फेमस नहीं हो पाए। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण तो यह था कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बायोलॉजी में करने पर जो है वो उसको अटेंशन नहीं दिया करते थे, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक धारणा होती है, एक व्यक्ति के दिमाग में एक प्रीसेट जो है वो माइंडसेट होता है, ठीक, जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर चीज को एक आयाम से देखने की कोशिश करता है, ठीक है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी किसी चीज को अच्छा या बुरा बोलते हैं, ठीक है ना। कोई चीज बेटा अच्छा या बुरा नहीं होती, ये वर्ड बड़े रिस्पेक्टिव होते हैं। असल में होता क्या होता ये है कि हम देखते हैं कि चीज में से हर जो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है उसमें से अच्छा क्या मिल रहा है, हमें क्या पॉजिटिविटी मिल रही है, उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं मेंडल की। तो मैंने आपसे कहा था जब मेंडल के जीवन काल में जब मेंडल ने अपने पेपर्स को जो है वो पब्लिश किया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि मेंडल के समय तक ना तो इंटरनेट हुआ करता था, ना टेली कम्युनिकेशन के फास्ट मीडियम अवेलेबल थे कि किसी से आप डायरेक्टली ईमेल कर दो या डायरेक्टली संपर्क में आ जाओ। आज तो टेली कम्युनिकेशन ने रिवॉल्यूशन कर रखा है। तो मेंडल के समय तक जो है कम्युनिकेशन एकदम पुअर था, जिसके चलते केवल कुछ गिनी चुनी साइंटिफिक मैगजीन्स थी, उन मैगजीन में आपको अपने रिसर्च को भेजना पड़ता था और वो मैगजीन में जो है कई महीनों के बाद फिर वो रिसर्च आपकी छपा करती थी, ठीक है। और जितने साइंटिस्ट उस मैगजीन को सब्सक्राइब करते थे, जितने साइंटिस्ट उस मैगजीन को पढ़ते थे, बस वही आपकी रिसर्च के बारे में जानते थे, ठीक है। तो बहुत हद तक जो है कम्युनिकेशन का एक बड़ा प्रॉब्लम था उस समय तक। दूसरा इसके अलावा था कि मेंडल ने जब अपने रिजल्ट्स को उन्होंने शो किया, जब उन्होंने अपने रिसर्च को बतलाया, तो मेंडल ने बार बार फैक्टर शब्द का इस्तेमाल किया और मेंडल के फैक्टर वास्तव में जीन थे। तो उस समय तक जीन के बारे में किसी को कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि मेंडल के अनुसार जो जीन या फैक्टर थे वो अपने कैरेक्टर के लिए फिक्स थे। वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा यदि एक जीन जो है राउंड सीड को बनाएगा तो राउंड सीड ही बनाएगा, वो किसी और जीन से मिक्स नहीं होगा। और उस समय के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को अधिक मानते थे। उनका मानना था कि लक्षण मिक्स होते हैं, उनका मानना था कि कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था लेक्चर 1 में कि कॉल रूटर जो है उन्होंने तंबाकू पर कई सारे प्रयोग किए, टोबैको पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, लेकिन वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो ब्लेंडिंग कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे। तो चूंकि उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि नहीं, कैरेक्टर्स तो मिक्स होते हैं, तो ये जो मेंडल बोल रहे हैं कि कैरेक्टर जो है फिक्स होते हैं, एक फैक्टर में एक कैरेक्टर फिक्स होता है, तो मेंडल गलत बोल रहे हैं, ये फिक्स नहीं होता बल्कि मिक्स होता है, ऐसा उनका बोलना था। तो उन्होंने मेंडल के कॉन्सेप्ट को जो है सिरे से नकार दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेंडल से उन्होंने ये पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं कि तुम्हारे जो कैरेक्टर्स हैं वो फिक्स हैं, तुम कहते हो कि कैपिटल टी जीन जो है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कैपिटल टी फैक्टर जो है टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे एविडेंस दिखाओ कि कहां वो फैक्टर रहता है और कैसा वो दिखता है। अब
दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेंडल के समय तक, उस समय तक जो है माइक्रोस्कोपी उतनी अधिक डेवलप नहीं थी, उतना अधिक जो है हम क्रोमोसोम को देख लें, जीन को देख लें, डीएनए को देख लें, ये सब पॉसिबल नहीं था। तो मेंडल उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी नहीं दे पाए, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं बता पाए वो फैक्टर का, वो बता ही नहीं पाए कि फैक्टर कहां रहते होंगे, फैक्टर कैसे होते होंगे। मेंडल केवल इतना बता पाए कि एक जीव में जो फैक्टर होते हैं वो जोड़े में होते हैं, और जब गैमेट बनते हैं तो फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा उन्होंने, पर उसका प्रूफ एविडेंस वो नहीं जुटा पाए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। फिर मेंडल की डेथ हो गई। फिर 1900 में, मैंने पहले भी आपको ये कहानी बताई कि 1900 में जो है फिर जो है वो ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज और शेरमार्क ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया। मेंडल के कार्यों की इन्होंने पुनर्खोज की, मेंडल के काम को कर देखा इन्होंने, और इन्हें मालूम चला कि हाँ मेंडल सही बोलते थे। तो अब जो है 3 साइंटिस्ट इनके पक्ष में आ गए, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज और शेरमार्क, जो अलग अलग कंट्री से थे। ठीक है, कार्ल कोरेंस का संबंध जर्मनी से था, ह्यूगो डिब्रिज का जो है कार्ल कोरेंस जो है वो जर्मन साइंटिस्ट थे, और हम बात करें शेरमार्क ऑस्ट्रिया के थे, ह्यूगो डिब्रिज जो है वो हॉलैंड के थे। इन वैज्ञानिक साइंटिस्टों ने जो है वो अलग अलग जो है वो रिसर्च किया, सेपरेट अपनी अपनी कंट्री में रिसर्च किया, और ये सेम परिणाम पे पहुंचे जिन परिणाम पर मेंडल पहुंचे थे। ठीक है, तो मेंडलिज्म को जो है इससे बल मिला, हम इसे बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कहते हैं। मैंने एक कहानी जो लेक्चर 1 में सुनाया था, उसमें मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मेंडलिज्म के समय जो है वो डार्विनिज्म का बड़ा हंगामा था, इसलिए मेंडल के कार्यों पर किसी साइंटिस्ट ने विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी में मिसिंग है, पर यह सच यही है। सच हमेशा वही होता है कि जब कोई बड़ी घटना घट रही होती है, छोटी घटनाएं भले ही महत्वपूर्ण, उनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने ये जाना कि मेंडलिज्म की रिडिस्कवरी कैसे हुई। अब प्रश्न उठता है कि यही वो समय था 1900 की शुरुआती दौर की हम बात करते हैं, ये वो समय था जब माइक्रोस्कोपी जो है वो उन्नत हो चुकी थी। एंड 1900 के पहले दशक में माइक्रोस्कोप जो है वो नए कई कंपनीज, कारपोरेट कंपनीज भी फील्ड में आ चुकी थी, और कई सारे माइक्रोस्कोप बन चुके थे। ठीक है, और हमेशा उनको हर बार बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी। आपको ध्यान होगा 1676 एंटोनी वॉन लीवनहॉफ्ट के, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, और इन्होंने जो है वो बैक्टीरिया की खोज की, एग की खोज की, इन्होंने स्पर्म की खोज की इन्होंने। ठीक है ना, फिर 1665 की हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, जैसे बोलते हैं सेल या सेला बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से सेल की डिस्कवरी की। तो असल में जो इनिशियल माइक्रोस्कोप थे वो केवल 2 लेंसेस का समूह मात्र थे, तो उनकी अपनी एक मैग्नीफाइंग पावर थी, उसके ऊपर वो नहीं काम करते थे। लेकिन 1900 के आसपास जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट चल रहा था, उस समय जो है बेहतर माइक्रोस्कोप जो है वो अवेलेबल थे, और इसलिए चीजों को समझ पाना आसान था। ये वो समय है जब जो है सेल डिवीजन पर सबसे अधिक मेहनत की गई, कोशिका विभाजन को समझने की कोशिश की गई, और वैज्ञानिकों ने जब सेल डिवीजन को समझने की कोशिश की तो इनको समझ में आई बात, साइंटिस्ट को समझ में आई बात कि सेल जब डिवाइड करती है तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कोशिका द्रव्य का या साइटोप्लाज्म का विभाजन बराबर हो सकता है या कम या ज्यादा हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनका बोलना था कि जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज को उन्होंने देखा कि एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी क्रोमोसोम। तो उन्होंने देखा कि जब सेल डिवाइड करती है तो कुछ डार्क कलर की बॉडी बनती है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, क्रोमा वर्ड का मतलब होता है डार्क स्टेनिंग, क्रोमा वर्ड का मतलब होता है डार्क स्टेनिंग, सोम वर्ड का मतलब होता है बॉडी या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्रोमोसोम को क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं कि ये वो डार्क कलर की स्टेनिंग लेने वाली बॉडी या स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन के समय हमें दिखाई पड़ते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ये भी बताया था कि जीन और क्रोमोसोम के बीच में आपस में क्या संबंध होता है, जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं और लोकस क्या होता है। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको मैं, तो अभी मैं इतना कहता हूं कि जब सेल डिवीजन की स्टडी की गई तो साइंटिस्ट को मालूम चला कि वाकई में जब सेल डिवाइड करती है तो कुछ स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपने आप को कंडेंस करते हैं, रॉड के समान दिखाई पड़ते हैं, डार्क स्टनिंग लेते हैं वो, और वो इक्वली सेल्स जो है वो सिस्टर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा, उसे क्रोमोसोम नाम दिया इन्होंने। तो क्रोमोसोम, ये सब वो समय जब क्रोमोसोम के बारे में 1900 के पहले दशक की बात कर रहा हूं मैं, 1900 के फर्स्ट पहले दशक की बात कर रहा हूं, तब सेल डिवीजन के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की गई। ठीक है, तो पता लगा कि क्रोमोसोम नाम का कोई स्ट्रक्चर होता है। तो इसी आधार पर 1902 में जब 2 साइंटिस्ट थे, शटन एंड बॉबेरी, वेरी IMP, ठीक है ना,
दो साइंटिस्ट है सटन और बॉबेरी। जब 1902 में इन्होंने जो है वो स्टडीज किए, कई सारे इन्होंने सेल डिवीजन का अध्ययन किया, तो इनको ये मालूम चला कि वास्तव में जो मेंडल बोला करते थे कि फैक्टर या कारक जो है वो गैमीट निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि असल में हमको कोई फैक्टर मैक्टर तो नहीं दिखाई पड़ा। सटन एंड बॉबेरी ने कहा कि भैया हमने जब कोशिका विभाजन की स्टडी की, स्पेशली जब हमने मियोसिस का अध्ययन किया, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हमने सेल डिवीजन की स्टडी की, तो हमको कोई फैक्टर मैक्टर तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हमको एक बात जरूर दिखाई पड़ी कि क्रोमोसोम अपने आप को अलग अलग करते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रोमोसोम नंबर पहले से आधा रह जाता है और एक सेट का एक क्रोमोसोम एक गैमीट में आता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाता है। अब तो सटन एंड बॉबेरी ने एक इनडायरेक्ट एविडेंस जुटाया। उन्होंने कहा कि वास्तव में सेल डिवीजन के समय जो है हमने देखा है कि क्रोमोसोम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है अलग अलग, और ये सबसे बड़ा एविडेंस था इस बात का कि वास्तव में क्या ऐसा तो नहीं है कि मेंडल के कारक क्रोमोसोम पर रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेंडल जिसको फैक्टर समझते हो वो क्रोमोसोम ही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेंडल के फैक्टर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो असल में फैक्टर क्या है ये अभी तक भी नहीं मालूम है, ये अभी तक भी मालूम नहीं था, लेकिन सिमिलरिटी इन बिहेवियर कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर था वो मेंडल के फैक्टर के बिहेवियर के समान ही था। तो जो सिमिलरिटी इन बिहेवियर थी वो डाउट पैदा कर रही थी, वो शंका पैदा कर रही थी कि कहीं क्रोमोसोम ही तो मेंडल के फैक्टर नहीं है। ये बात और है कि आज हम जानते हैं कि वास्तव में एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन होते हैं और मेंडल के फैक्टर जीन थे, तो हमने आपसे आज हम जानते हैं लिंकेज के बारे में, आज हम जानते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, आज हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो सटन एंड बॉबेरी ने कहा कि वास्तव में जो क्रोमोसोम का व्यवहार है वो मेंडल के फैक्टर के, मेंडल के कारकों के व्यवहार के समान ही होता है। ठीक है, अब सटन एंड बॉबेरी ने बताया कि असल में होता क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जोड़ा एक जीव के अंदर पाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े में होते हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरी बात बेटा ध्यान सुनना, होमोलोगस वर्ड को अच्छे समझ लेना। ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। ठीक है ना, ठीक, और किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, और जोड़े का एक जोड़ा वन पेयर, हम कहते हैं कि जो जोड़ा है, जो पेयर है, एक क्रोमोसोम में मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम मैंने मान लिया आपसे कि ये है। ठीक है, दो अलग अलग क्रोमोसोम बना लिए मैंने। ठीक है, क्यों दो अलग अलग बनाए मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम जो मैंने आपसे कहा कि ये जो एक क्रोमोसोम है ये आया है मदर से, मान लिया मैंने कि ये आया है मदर से, मतलब हर जीव जो है, मैं हूं चाहे आप हो, हम जाइगोट से ही बने। जाइगोट में एक आया था फीमेल गेमिट मदर की तरफ से और मेल गेमिट फादर की तरफ से आया था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि मदर का जो है वो क्रोमोसोम ये मान लिया मैंने। ठीक है, फादर का क्रोमोसोम मैंने कहा ये क्रोमोसोम आया था फादर से आया था, ये क्रोमोसोम फादर से आया था। ठीक है, ठीक ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुन के, तो इसका मतलब ये कि हमारे अंदर, हमारे बॉडी में, हमारी कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम है वो जोड़े में है, वो पेयर में है, और जोड़े का एक क्रोमोसोम मां से आया है, एक पिता से आया है। इस जोड़े को हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, इसे हम होमोलोगस बोलते हैं, इसे हम होमोलोगस पेयर बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर होमोलोगस पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा मान लिया हमने कि ये जो क्रोमोसोम है ये मदर से या फादर से आया है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का वो जोड़ा होता है जिसमें समान स्थान पर समान प्रकार के कैरेक्टर के जीन पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा आंखों का हमारा कलर कैसा, आई कलर कैसा होगा, उसका जीन यहां प्रेजेंट है, फादर वाले क्रोमोसोम में भी जीन यहां प्रेजेंट है। ठीक है ना, मान लिया मैंने कहा कि कैपिटल बी ब्राउन आई के लिए है, स्मॉल बी ब्लू आई के लिए, फादर से स्मॉल बी आया, मदर से कैपिटल बी आया, हमारी आंखें ब्राउन हो गई क्योंकि कैरेक्टर ये डोमिनेंट था। ठीक है, ठीक, फिर मैंने कहा ये हो गया है, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये हमारा हाइट, ये जो हमारे हाइट के लिए जीन हो गया, तो हाइट के लिए जीन यहां प्रेजेंट है, मान लिया, समझने के लिए एग्जांपल है। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम का वो जोड़ा होता है जिसमें समान स्थान पर समान प्रकार के जीन पाए जाते हैं जो एक समान बायोकेमिकल प्रोडक्शन करते हैं। ये बात अलग है कि कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा, वो चीज को हम यदि एक तरफ रखते हैं तो हम इतना जानते हैं कि यहां पे क्रोमोसोम आई का कैरेक्टर है, आई का कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, दूसरा जोड़ा मान लिया मैंने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा पेयर ये हो सकता है, भाई हमारे अंदर तो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर प्रेजेंट है, चलो दूसरा पेयर मैंने कहा ये है।
ठीक है, दूसरा पेयर ये, इसमें एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है। इसमें मैंने कहा ये वाला जीन किस चीज का है, ये हेयर शेप का है, हमारे बाल कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, हेयर का है, ठीक है, हेयर का है, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा जोड़ा हो गया। तो इन दोनों को हम एक पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम के एक पेयर में इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर को रखते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ये है कि क्रोमोसोम के जोड़े में एक क्रोमोसोम मां से आना चाहिए, एक पिता से आना चाहिए, और इनके पास समान प्रकार के कैरेक्टर समान स्थान पर होना चाहिए, समान प्रकार के जीन समान स्थान पर होना चाहिए, और एक समान बायोकेमिकल प्रोडक्शन करते हो, ठीक है ना। दे में भी रिसेसिव और दे में भी डोमिनेंट, लेकिन उनका लोकेशन, उनके जीन की पोजीशन वो सब एक जैसी होती है, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ठीक, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। हम बात करते हैं तो मनुष्य में हमने आपसे कहा कि 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब यह है कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं और एक जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम का होता है। फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है, ठीक है ना। याद रखना, X और Y जोड़ा है लेकिन वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। X और Y जोड़ा है पर वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, ठीक है। तो अभी हमने आपसे कहा कि ये जो है ये हमको बात समझ में आई कि जो है इसका मतलब ये हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम जीवों के अंदर पाए जाते हैं और वो क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, एक मां से आता है, एक पिता से आता है। क्लियर, इतनी बात हमको समझ में, चलो ठीक है। अब प्रश्न उठता है, मैंने आपसे कहा ना कि एक कैरेक्टर, ये आई कलर का कैरेक्टर यहां था और दूसरा मैंने बनाया था यहां पर, मैंने आपसे कहा था पिता का से आया क्रोमोसोम था, उसमें आई का कैरेक्टर ये भी यही था, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं और जीन भी, चूंकि क्रोमोसोम जोड़े में होता है इसलिए जीन भी जोड़े में होते हैं, इसलिए मेंडल के कारक भी जोड़े में थे। मेंडल भी बोले थे कि जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो जोड़े में होते हैं। जोड़े में होते हैं मतलब जीन जोड़े में होते हैं। और जीन क्यों जोड़े में पेयर में होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में होता है और क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर जीन पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर इसके ऊपर जीन पाया जाता है। क्रोमोसोम पर जिस स्थान पर जीन पाया जाता है उसे हम लोकस कहते हैं। ये आज की रिसर्च है, आज की बात हमें जो मालूम है वो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर सटन एंड बॉबिनी ने कहा कि वास्तव में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक मां से आता है, एक पिता से आता है। फिर वो कहते हैं कि असल में होता यह है जब सेल डिवाइड करती है, स्पेशली इन मियोसिस, ठीक है ना, मियोसिस। अब सेल डिवीजन हम जब 11th क्लास का पोर्शन पढ़ेंगे, साइटोलॉजी पढ़ेंगे, तो सेल डिवीजन को हम विस्तार से समझेंगे। हम एक एक स्टेप समझेंगे कि मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट होती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 उपअवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट, फिर आता है एनाफेज फर्स्ट। मेंडेलियन सेग्रीगेशन को समझने के लिए, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए हमको एनाफेज फर्स्ट को समझना होगा कि एनाफेज फर्स्ट में क्यों मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं और ऐसा क्या होता है कि वो कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, अब जब सटन एंड बॉबिनी ने स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि असल में क्या होता है कि मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में, मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है, या हम बोलते हैं म्यूसिस फर्स्ट के एनाफेज में, दोनों एक ही बात है। म्यूसिस के एनाफेज फर्स्ट में होता है क्या है कि क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को जो है वो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस पर अरेंज करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस क्या होता है, मानकर चल रहा हूं आपको मान लो कुछ भी नहीं आता है, तो अब न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस क्या होता है। आपने कभी फुटबॉल का ग्राउंड देखा है, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के पहले क्या होता है बेटा, 2 गोल डिसाइड करते हैं हम कि ये वो गोल है और वो तुम्हारा वाला गोल है, ठीक है। बीच में एक लकीर होती है, यहां से गेम खेलना शुरू करेंगे हम, ठीक है। हर खेल के लिए हम एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं। जस्ट इमेजिन लाइक दिस कि असल में जब क्रोमोसोम अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, जब क्रोमोसोम का जो है वो जब क्रोमोसोम का जोड़ा अलग अलग क्रोमोसोम को मूव करता है तो पहले वो एक अपनी टेरिटरी डिसाइड करते हैं। वो टेरिटरी प्रोटीन के स्पिंडल फाइबर से बनी होती है, इसको न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। इसमें सबसे चौड़े भाग को हम इक्वेटर बोलते हैं, सबसे चौड़े भाग को हम इक्वेटर बोलते हैं, कॉर्नर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल पर हमको सेंट्रोल देखने मिल सकते हैं, एनिमल सेल में हमको सेंट्रोल देखने मिल सकते हैं, ठीक है। ये है पोल और ये है इक्वेटर, ठीक है। ये कहलाता है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस का पोल है ये, और ये न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस का क्या है बेटा, इक्वेटर है, ठीक है। याद रखना एनाफेज फर्स्ट में हम ऐसा देख रहे हैं, एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि एक क्रोमोसोम एक जोड़े का एक क्रोमोसोम इक्वेटर के एक तरफ अरेंज होता है,
ठीक है। आप बोलोगे सर इसके आपने जो है वो 2 क्यों बना दिए, अभी तो आपने एक थ्रेड धागा बनाया था। असल में सेल डिवीजन के पहले डीएनए अपने आप को डबल करता है तो क्रोमोसोम भी डबल हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि एक क्रोमोसोम, मान लीजिए ये क्रोमोसोम वो है जो फादर से आया था, ठीक है। इसके सामने मैंने कहा दूसरा क्रोमोसोम है जो मदर से आया था, ठीक है। एक जैसे क्रोमोसोम है ना बेटा, जोड़ा है। तो मैंने आपसे कहा ये क्रोमोसोम का एक पेयर था, ठीक है ना। ये इस क्रोमोसोम का सेंटर का जो है वो सेंट्रोमियर है, उस पर ये आर्म जुड़ी हुई है, ठीक है। तो असल में ये क्या है बेटा, ये असल में आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 के, तो असल में ये इसकी ही कॉपी है और ये इसकी ही कॉपी है। ये वो डीएनए जो सेल, जब सेल डिवीजन के पहले डीएनए ने अपने आप को डुप्लीकेट किया तो वो डबल हो चुका है यहाँ पे। तो ये इसी क्रोमोसोम की कॉपी है, ठीक है। तो हम इसके आधे भाग को क्रोमेटिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। अभी हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अभी अपने काम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जब म्यूसिस में एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम अपने आप को कैसे अरेंज करता है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर के एक तरफ एक क्रोमोसोम होमोलोगस जोड़े का एक क्रोमोसोम एक तरफ आ गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ आ गया, ठीक है ना। ठीक, फिर जो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ठीक है। फिर एनाफेज फर्स्ट के लास्ट में ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक। पहले जो क्रोमोसोम थे, जब ये इसने इसको खींचा नहीं है, जब सेल डिवाइड होने के पहले सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, क्लियर। 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है ना। मान लिया हमने कि यहाँ पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, 2 क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट हुआ तो इस क्रोमोसोम को इस तरफ खींच के इस पोल पर ले गए, इस क्रोमोसोम को इस तरफ खींच कर इस पोल पर ले गए। जब ये पोल पर पहुंच जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सेल जो है वो एक न्यूक्लियस ये बन गया, एक न्यूक्लियस ये बन जाएगा, हो गया, ठीक है ना। अब बताओ जो डॉटर न्यूक्लियस बने, जो डिवीजन के बाद न्यूक्लियस बने, उनमें कितना क्रोमोसोम रह गया? 1। इसमें 1, इसमें 1। पहले कितना था? 2 था। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर पहले से आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले कितना? 2 था, अब ये इस तरफ चला गया, पोल चला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस ये बना, एक न्यूक्लियस ये बना, इसमें भी एक क्रोमोसोम, इसमें भी एक क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो वो कहते हैं असल में सटन एंड बॉबिन ने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को म्यूसिस की एनाफेज फर्स्ट में अलग अलग कर लेते हैं। और जब ये अलग करते हैं तो हमने कहा, इमेजिन करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि ये कैपिटल टी जीन था इसके पास इसी की कॉपी कैपिटल टी जीन था, इसके पास स्मॉल टी जीन था, इसके पास स्मॉल टी जीन था। तो मैं कहता हूं आपसे कि कैपिटल टी जीन और स्मॉल टी जीन का सेग्रीगेशन कब हुआ? तो आपने कहा कि अरे सर कैपिटल टी जीन और स्मॉल टी जीन का सेग्रीगेशन कब हुआ? जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, जब म्यूसिस हुआ। म्यूसिस में जब एनाफेज फर्स्ट हुआ तो दोनों जीन अलग अलग हो गए। पहले क्या था? पहले एक साथ था, ठीक है। अब ये मत सोचना कि कैपिटल टी जीनोटाइप बन गया। असल में एक ही क्रोमोसोम, उसकी कॉपी, बाद में ये म्यूसिस सेकंड जब होगी तो ये ऐसे डिवाइड होकर अलग अलग हो जाएगा, 2 सेल अलग अलग बन जाएंगी वो, ठीक है। तो अभी हम इतना समझते हैं, हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। हम इतना समझते हैं कि एक ब्लू क्रोमोसोम कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड क्रोमोसोम स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू और रेड क्रोमोसोम अलग अलग कब हुए? वो एनाफेज फर्स्ट में अलग हुए। ये एक तरफ चला गया, ये एक तरफ चला गया। तो इसका मतलब ये है कि मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है? मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में होता है, मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में होता है, क्लियर, ठीक। तो उनका बोलना यह था कि चूंकि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि द फैक्टर सेग्रीगेट देमसेल्व्स इन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, तो वो कहते हैं द फैक्टर सेग्रीगेट themselves during the gamete formation। तो सटन बॉबिन ने कहा कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट themselves during the gamete formation, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेंडल के फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच में एक सिमिलरिटी स्टैब्लिश हो गई। आप मान लो, आप इमेजिन करो कि बॉबिन ने यही सोचा कि ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, अलग अलग कब हो गया? ये जब क्रोमोसोम अलग अलग हुए। तो बॉबिन ने कहा, सटन बॉबिन ने कहा कि असल में मेंडल के जो काम थे और वो क्रोमोसोम के बिहेवियर के समान है, इसलिए इन्होंने एक नई थ्योरी को दिया, उसे कहा गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहा गया उसे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इतना भर कहती है कि असल में जो मेंडल के फैक्टर थे वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वही मेंडल के फैक्टर का बिहेवियर है, ठीक है।
फिर इसके साइंटिफिक एविडेंस देने वाले साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन के। थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन जो है वो, उनको हम कहते हैं कि वो उनको हम फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स भी कहते हैं उनको। हम ये भी कहते हैं कि थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है वो लिंकेज के बारे में बतलाया। थॉमस हंट मॉर्गन ने कई सारे एविडेंसेस दिए। उन्होंने ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जिसको कॉमनली हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को कॉमनली हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तो फ्रूट फ्लाई पर उन्होंने कई सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम का बिहेवियर मेंडल के फैक्टर के बिहेवियर के समान होता है, लेकिन हर बार ऐसा होता है जरूरी नहीं है। तो इन्होंने उस प्रकार लिंकेज की खोज भी की। तो हम कहते हैं लिंकेज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो ये हमने कहा। तो हम इतना कहते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस किसने प्रोवाइड किए? तो वो थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रोवाइड किए। दैट दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम इसमें से वो पॉइंट निकालते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है कि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो हमने कहा सटन एंड बॉवेरी प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा पॉइंट बनता है कि व्हाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर एंड द बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम के at which phase the chromosome at which phase the Mendelian character gets segregated। तो हम कहते हैं एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में मेंडेलियन कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिर लिंकेज के बारे में कि लिंकेज क्या होता है। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर और मेंडल के फैक्टर का बिहेवियर एक समान था और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।